हेलो एवरीवन, वेलकम एट स्मार्ट लर्निंग लेक्चर्स। हमारा आज का टॉपिक है मेटाकॉग्निशन यानी मेटा संज्ञान। आज हम मेटा संज्ञान साइकिल, उसके टाइप्स, उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, यह टॉपिक यूजीसी नेट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से तो इम्पोर्टेंट है ही साथ हमारे लाइफ में किसी भी फील्ड में सक्सेस पाने में इसका इम्पोर्टेंट रोल है। मेटा संज्ञान का यूज हम अपने डेली लाइफ में हर दिन करते हैं। सो फ्रेंड्स, प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखिए और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो अब स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। Metacognition was introduced as a concept by John S. Flavel in 1976। मेटा संज्ञान जो है वो पहली बार एक कॉन्सेप्ट के रूप में जॉन एस फ्लेवल, जो एक अमेरिकी साइकोलॉजिस्ट थे, के द्वारा 1976 में लाया गया था। द टर्म मेटाकॉग्निशन कम्स फ्रॉम द रूट वर्ड मेटा मीनिंग बियॉन्ड। सो मेटाकॉग्निशन मीन्स अबव कॉग्निशन, यानी जो मेटाकॉग्निशन, मेटा संज्ञान जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति मूल शब्द मेटा से हुई है और मेटा का अर्थ होता है परे, शीर्ष पर, और कॉग्निशन का मतलब है संज्ञान। संज्ञान यानी अनुभूति से ऊपर। तो हम कह सकते हैं कि मेटा संज्ञान से तात्पर्य है अनुभूति के ऊपर अनुभूति, अनुभूति के बारे में अनुभूति। A simplified definition of metacognition is thinking about thinking, knowing about knowing and cognition about cognition। यानी एक काफी सरल तरीके से मेटा संज्ञान को परिभाषित किया जाए तो मेटा संज्ञान से तात्पर्य है सोच के बारे में सोच, ज्ञान के बारे में संज्ञान, अनुभूति के बारे में अनुभूति। यानी हम जो जानते हैं, हमें इस बात का ज्ञान है कि हम क्या जानते हैं। हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हम जानते हैं कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो मेटा संज्ञान से तात्पर्य यहाँ पर ये है कि हमें इस बात का संज्ञान है कि हम जानते हैं कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है। अर्थात मेटा संज्ञान से तात्पर्य है कि हम जो जानते हैं, हम इस बात को जानते हैं कि हम वो चीज जानते हैं। More precisely, it refers to the processes used to plan, monitor and assess one's understanding, thoughts and performances। अगर अधिक विस्तृत रूप से मेटा संज्ञान को समझा जाए तो हम कह सकते हैं कि मेटा संज्ञान से तात्पर्य है कि यह किसी की समझ, सोच और उसके परफॉर्मेंस की योजना, निगरानी और आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया है। Metacognition also involves thinking about one's own thinking process such as study skills, memory capabilities and the ability to monitor learning। यानी मेटाकॉग्निशन के अंतर्गत किसी के स्वयं के बारे में सोचने की प्रक्रिया, जैसे अध्ययन कौशल, स्मृति क्षमता, स्वयं की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के बारे में सोचने की प्रक्रिया, बोध इत्यादि सम्मिलित है। इसी कारण मेटाकॉग्निशन को सक्सेसफुल लर्निंग के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट माना जाता है। इट इन्वॉल्व्स सेल्फ रेगुलेशन एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन ऑफ स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस एंड द टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज यू क्रिएट। यानी इसके अंतर्गत स्वयं की ताकत, कमजोरी तथा स्वयं के द्वारा बनाई गई रणनीतियों का स्वनियमन तथा स्व प्रतिबिंबन शामिल है। यानी हम जो कर रहे हैं, हमें उसके लिए हमें कितनी क्षमता की जरूरत है, उसको नहीं कर पाने में हमारी कमजोरी क्या है, उन सबका आत्म प्रतिबिंबन करना, यानी उन सब के बारे में नॉलेज करना, उन सब के बारे में संज्ञान होना मेटा संज्ञान है। मेटाकॉग्निशन की जो पूरी प्रक्रिया है वो किस प्रकार संपूर्ण होती है, उसे हम इस मेटा संज्ञानात्मक साइकिल के थ्रू काफी अच्छे से समझ सकते हैं। मेटाकॉग्निशन साइकिल का पहला स्टेप है एसेस द टास्क, यानी हमें जो टास्क मिला है उसका आकलन करना। तो जब पहले हम किसी भी टास्क का आकलन करते हैं, उसके पश्चात इवेलुएट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, उसके पश्चात हम अपनी जो स्ट्रेंथ है और वीकनेस है उसके का हम मूल्यांकन करते हैं, और अपनी क्षमताओं और कमजोरियों का मूल्यांकन करने के बाद हम एक प्लान बनाते हैं जिसके थ्रू हम उस टास्क को पूरा कर सकें। यानी हम एक प्लान को अप्रोच करते हैं। जब हम प्लान को बनाते हैं तो फिर उसके बाद हम एक स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं
कि हम उस प्लान को किस तरह से पूरा कर पाएं। और जब स्ट्रेटजी को हम पूरी तरह से अप्लाई कर देते हैं, यानी हमारा पूरा टास्क खत्म हो जाता है, हम उस टास्क को पूरा कर देते हैं, तो उसके बाद हम रिफ्लेक्शन यानी प्रतिबिंबन करते हैं कि हमने उस टास्क को पूरा करने में जो भी स्ट्रेटजी अपनाई वो बिल्कुल सही थी या नहीं, वो इससे और बेटर तरीके से हो सकता था या नहीं। Metacognition is classified into 3 components: metacognitive knowledge, metacognitive regulation and metacognitive experience. Metacognition को जो है उसको 3 घटकों में वर्गीकृत किया गया है: मेटा संज्ञानात्मक ज्ञान, मेटा संज्ञानात्मक नियमन और मेटा संज्ञानात्मक अनुभव। लेकिन हमारे यूजीसी नेट के पर्सपेक्टिव से भी हमें मेटा संज्ञानात्मक ज्ञान और मेटा संज्ञानात्मक नियमन को ही पढ़ना है, और इसके साथ ही ज्यादातर यूज इसके 2 कंपोनेंट्स का ही किया जाता है। तो यहाँ पे हम मेटाकॉग्निटिव नॉलेज और रेगुलेशन के बारे में ही समझेंगे। मेटाकॉग्निटिव नॉलेज यानी मेटा संज्ञानात्मक ज्ञान, इट इज अबाउट one's own thinking processes in understanding of how to regulate those processes to maximize learning। यानी मेटा संज्ञानात्मक ज्ञान से तात्पर्य है कि किसी की स्वयं की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं से तात्पर्य होता है उसकी अपनी सोच, उसकी संज्ञानात्मक क्षमता, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का ज्ञान तथा शिक्षण को अधिकतम करने के लिए, मैक्सिमाइज करने के लिए उन संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के सही रूप से रेगुलेशन की समझ। In simple way we can say that it refers to what learners know about learning। अगर हम इसे और भी सिंपल तरीके से समझे तो हम कह सकते हैं कि मेटा संज्ञानात्मक ज्ञान जो है वो लर्नर्स नो अबाउट लर्निंग, यानी लर्नर्स के द्वारा लर्निंग के बारे में जो भी उनका ज्ञान है वो मेटा संज्ञानात्मक ज्ञान है। मेटा संज्ञानात्मक ज्ञान को 3 कंपोनेंट्स में क्लासिफाइड किया गया है। पहला है डिक्लेरेटिव नॉलेज यानी घोषणात्मक ज्ञान। Declarative knowledge refers to knowledge about oneself as a learner and about what factors can influence one's performance। यानी एक लर्नर के रूप में स्वयं के बारे में ज्ञान तथा उसके परफॉर्मेंस को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में ज्ञान को संदर्भित करना। As example, I have trouble remembering dates in history। यानी मुझे इतिहास में डेट्स को स्मरण करने में समस्या है। It refers to the factual information that we know and can both be spoken or written। यह ज्ञान उस तथ्यात्मक जानकारी, उस ज्ञान को संदर्भित करता है जिसे हम जानते हैं, जिसके बारे में हम बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। एक तरह से कहा जाए तो हम घोषणा कर सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं। मेटा संज्ञानात्मक ज्ञान का दूसरा कंपोनेंट है प्रोसीजरल नॉलेज यानी प्रक्रियात्मक ज्ञान। It refers to information on how to do something or how to perform the procedural steps that make up a task। यानी किसी भी कार्य को करने या उस कार्य को करने में जो प्रोसीजरल स्टेप्स का उपयोग किया जाएगा, उस उपयोग की जाने वाली रणनीतियों के बारे में ज्ञान प्रक्रियात्मक ज्ञान है। As example, the ideas in this chapter that I am going to read are complex। यानी इस अध्याय के बारे में जो मैं पढ़ रहा हूँ वह कठिन है। This type of knowledge is displayed as heuristics and strategies। प्रोसीजरल नॉलेज जो है वो सांख्यिकी और रणनीतियों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। A high degree of procedural knowledge can allow individuals to perform tasks more automatically। यानी अगर किसी व्यक्ति के पास प्रोसीजरल नॉलेज काफी अधिक मात्रा में है तो वह किसी भी टास्क को एकदम स्वचालित रूप से ऑटोमेटिकली कर सकता है। This is achieved through a large variety of strategies that can be assessed more efficiently। यह कई प्रकार की रणनीतियों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है जिसे काफी अधिक कुशलता से आकलन किया जा सकता है। तीसरा है कंडीशनल नॉलेज। कंडीशनल नॉलेज यानी सशर्त ज्ञान। कंडीशनल नॉलेज refers to knowing when and why to use declarative and procedural knowledge। यानी यह ज्ञान घोषणात्मक ज्ञान तथा प्रक्रियात्मक ज्ञान का उपयोग कब और क्यों करना है, उसके बारे में जो ज्ञान है उसको संदर्भित करता है।
It allows students to allocate their resources when using strategies. यह छात्रों को अपनी स्ट्रेटजीज का उपयोग करते समय अपने संसाधनों को आवंटित करने की अनुमति देता है. It is also called strategic knowledge. कंडीशनल नॉलेज को हम लोग सशर्त ज्ञान या फिर रणनीतिक ज्ञान भी कहते हैं. प्रोसीजरल मेटा संज्ञानात्मक ज्ञान को समझने के बाद अब हम मेटाकॉग्निटिव रेगुलेशन के बारे में समझेंगे. मेटाकॉग्निटिव रेगुलेशन यानी मेटा संज्ञानात्मक विनियमन. It refers to what learners do about learning, describes how learners monitor and control their cognitive processes. मेटा संज्ञानात्मक नियमन जो है वो यह वर्णन करता है कि कैसे कोई लर्नर अपनी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को मॉनिटर एंड कंट्रोल करता है. For example, I might realize that a particular strategy is not achieving my goals, so I decide to try a different strategy. यानी अगर मैं यह महसूस करता हूँ कि एक विशेष स्ट्रेटजी जो है उसके द्वारा मेरे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो मैं दूसरी स्ट्रेटजी बनाने का निर्णय लेता हूँ. तो इसे हम मेटाकॉग्निटिव रेगुलेशन कहेंगे. मेटाकॉग्निटिव रेगुलेशन को भी 3 इम्पोर्टेंट फेजेस में इस प्रक्रिया को पूरा किया जाता है. पहला फेज है प्लानिंग यानी योजना. दिस फेज इन्वॉल्व्स सुटेबल सिलेक्शन ऑफ स्ट्रेटजीज एंड द राइट असाइनमेंट ऑफ रिसोर्सेज. यानी जो प्लानिंग की प्रक्रिया है, जो योजना है, वह चरण उपयुक्त रणनीतियों के चयन तथा संसाधनों के सही आवंटन को संदर्भित करता है. अगर इसे दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इस चरण में जो लर्नर है वो अपने गोल को किस प्रकार से अचीव किया जाए इसके बारे में सोचते हैं. At this stage, it is helpful for learners to ask themselves. इस चरण में लर्नर्स के लिए स्वयं से कुछ निम्न प्रकार के सवालों को पूछना उपयोगी होता है. जैसे What should I do first? मुझे पहले क्या करना चाहिए? Which strategy will I use? किस प्रकार की रणनीतियों का मैं उपयोग करूंगा? दूसरा फेज है मॉनिटरिंग यानी निगरानी. During this phase, learners implement their plan and monitor the progress they are making towards their learning goal. यानी इस चरण के दौरान लर्नर स्वयं के द्वारा जो बनाए गए प्लान है उसको कार्यान्वित करते हैं और सीखने के लक्ष्य की ओर हो रहे उनके प्रोग्रेस को मॉनिटर करते हैं. At this stage, learners ask themselves. इस चरण में जो लर्नर है वो स्वयं से पूछ सकता है. जैसे Is the strategy that I am using working? मैं जिस रणनीति का उपयोग कर रहा हूँ वह काम कर रहा है या फिर नहीं. Do I need to try different strategy? क्या मुझे किसी और स्ट्रेटजी का यूज करने की जरूरत है? तीसरा चरण है इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन, या जो मेटाकॉग्निटिव रेगुलेशन है उसका लास्ट फेज है. During this phase, learners determined how successful the strategy they used was in helping them to achieve their goals. यानी इस चरण के दौरान जो लर्नर है वह यह निर्धारित करते हैं कि उनके द्वारा जो स्ट्रेटजी यूज की गई है वह उनके सीखने के लक्ष्य को हासिल करने में किस हद तक सफल रही है. स्टूडेंट्स कुड कंसीडर इस चरण के दौरान जो लर्नर है वह स्वयं से पूछ सकते हैं. जैसे हाउ वेल आई डिड, मैंने कितना अच्छा किया. कैन आई यूज दिस टू अदर सिचुएशन, क्या मैं इस स्ट्रेटजी जिसे मैंने अभी यूज किया है उसे मैं किसी और सिचुएशन में भी यूज कर सकता हूँ या नहीं. मेटा संज्ञानात्मक विनियमन की जो पूरी प्रक्रिया है, जो तीनों चरण है, उसे हम इस फिगर के थ्रू और अच्छे से समझ सकते हैं. पहला है प्लानिंग, मॉनिटरिंग और उसके बाद लास्ट में इवेल्युएशन. यानी पहले प्लानिंग करना, उसके बाद उस प्लान को जो हम कर रहे हैं, उस प्लान के लिए जो हम स्ट्रेटजी यूज किए हैं उसका मॉनिटरिंग करना और लास्ट में इवेल्युएशन करना. लेकिन इन तीनों चरण के दौरान रिफ्लेक्शन यानी जो प्रतिबिंबन है वो लर्नर को अवश्य करना चाहिए. रिफ्लेक्शन इज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ द प्लान मॉनिटर इवेल्युएट प्रोसेस. यानी रिफ्लेक्शन यानी प्रतिबिंबन जो है वो इस योजना, निगरानी और मूल्यांकन प्रक्रिया का एक मूलभूत हिस्सा है. यानी इस तीनों प्रक्रियाओं के दौरान हम रिफ्लेक्शन का यूज करते हैं. रिफ्लेक्शन यानी हम खुद से सवाल पूछते हैं, खुद का प्रतिबिंबन करते हैं
कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, वो इसी तरह से किया जा सकता है या फिर और बेटर तरीके से किया जा सकता है। इट एनकरेज स्टूडेंट्स टू आस्क सेल्फ क्वेश्चन थ्रू आउट द प्रोसेस, यानी यह इस पूरी प्रक्रिया के दौरान स्टूडेंट्स को आत्म प्रश्न के लिए प्रोत्साहित करता है। सो फ्रेंड्स, अब आप समझ सकते हैं कि मेटा संज्ञान का हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है जो कुछ पढ़ रहा है और पढ़ाई के दौरान वह मेटा संज्ञान का यूज कर रहा है कि वह कितना पढ़ा, जो वह पढ़ा वह समझ में आया या नहीं। तो यदि उसे समझ में नहीं आता है तो वह और अच्छे तरीके से उस चैप्टर को पढ़ने की, समझने की कोशिश करेगा। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, और इस वीडियो से रिलेटेड यानी इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करें। इस चैप्टर के डिटेल्ड नोट्स के लिए जो हमारे पास हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, हमारे स्मार्ट लर्निंग लेक्चर्स @gmail.com पर ईमेल करें। Thank you for watching. Please subscribe Smart Learning Lectures.